हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आपसे स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न रखे गए हैं, तो उनको देखना ना भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पॉइंट लिए गए हैं पिछले साल के, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड को किस जल विद्युत परियोजना से बिजली प्राप्त होगी? तो ये प्राप्त होगी रतले जल विद्युत परियोजना से। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। इससे राजस्थान को और जो वहाँ की आईटी सर्विसेज लिमिटेड है उनको ये बिजली मिलने वाली है। और रतले जो विद्युत परियोजना है ये 40 अवधि के लिए इन्हें बिजली प्रदान करेगा। रतले विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और ये 850 मेगावाट की परियोजना है। यहाँ पर 133 मीटर लंबा बांध है और इसमें 2 बिजली स्टेशन भी बनाए गए हैं, तो याद रखना। आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। तो टिहरी बांध ये है उत्तराखंड में। श्रीशैलम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। नाप्ता झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध ये हिमाचल प्रदेश में है। और इंदिरा सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश का बांध है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे करकम वांगटा पनबिजली संयंत्र ये हिमाचल प्रदेश में है। देहरा पावर प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। और इडुक्की परियोजना की बात करें तो ये केरल की इडुक्की परियोजना है। तो याद रखें, वो SSCGD हो या UPP हो, ऐसे जो है करंट से रिलेटेड जो पॉइंट हैं जरूर पूछता है। तो करंट से जो भी रिलेटेड पॉइंट हैं सभी को याद करके आपके बीच नोट डाउन करके अच्छे से बना के जो वीडियो मेहनत करके लाया जाता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। यहाँ देख पा रहे हैं अमित शाह को। तो ये जो हैं ये तुअर दाल खरीद पोर्टल अभी लॉन्च किए हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है किसान होगा उनको खुद अपनी दाल जो है ऑनलाइन बेच सकेंगे, उसमें बेचने में मदद मिलेगी और भुगतान उनके सीधे खाते में आएगा। इस पोर्टल से किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन, खरीद और पैसों की भुगतान करने में आसानी हो जाएगी। तो याद रहें। आइए बात करते हैं ऐप और पोर्टल के बारे में, उनके जारीकर्ता के बारे में। आपसे पूछे ई जागृत पोर्टल, तो इसको जो जारी किया है वो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन की बात करें तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। पाट मित्रों एप्लीकेशन ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मेरा युवा भारत, आपसे पूछे मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो याद रहे। आपसे पूछे रोजगार प्रयाग पोर्टल ये उत्तराखंड
के सरकार द्वारा जारी किया गया है। सरपंच संवाद की बात करें तो असम के राज्यपाल ने इसे जारी किया है। और राजमार्ग यात्रा ऐप, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे जारी किया है। और उद्यम पोर्टल की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे जारी किया है, तो याद रहे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर है, इसके इंडेक्स के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो गौतम अडानी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गौतम अडानी जो है भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। और ये जो है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो याद रखना, ये जो है मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी जो है वो अब भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। गौतम अडानी की जो रैंक है वो 12वीं रैंक है, याद रहे। और जो अंबानी जी की रैंक है वो है 13वीं रैंक है, तो याद रहे पूरे विश्व में। और गौतम अडानी की जो ये इनकम है वो है $97.6 बिलियन, याद रहे $97.6 बिलियन ये गौतम की जी की इनकम है। मतलब इनकम क्या बोले, इनका जो बैंक बैलेंस है वो $97.6 बिलियन इनका जो है बैंक बैलेंस है, तो याद रहे। आइए बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी जो है $97 बिलियन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी जो टेस्ला है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी जो टेस्ला है, इसके जो सीईओ हैं वो है एलोन मस्क। और ये जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं, याद रखें। एलोन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर माने जाते हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इनकी जो है वो है 18.31 लाख करोड़ रुपए का इनका नेटवर्क है, तो याद रखें। और दूसरे स्थान पर जो है सबसे अमीर वो है 14.06 लाख करोड़ रुपए। ये एक ही नेटवर्क के साथ जो है अमेजन है। अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, इनका नाम सुने होंगे, जेफ बेजोस, ये दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पर जो है LVMH के बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये हैं तीसरे नंबर पे, तो याद रहें। आइए बात करते हैं आगे कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग के बारे में। आपसे पूछे NCRB के अनुसार खाद्य पदार्थ में मिलावट के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है, तो याद रखना। मर्सर सर्वे के अनुसार भारत के में जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद पहले स्थान पे आता है, जीवन की गुणवत्ता के मामले में। त्रियानी ब्लॉक को नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। किसे मिला है? त्रियानी ब्लॉक को, याद रहे। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में 76 रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय जो नेता माने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। टोबैको कंपनी जो ITC है दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन टोबैको कंपनी बन चुकी है, तो वो है ITC, याद रहे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो याद रहे इंपॉर्टेंट दिवस है। जो युद्ध अनाथों के लिए जो विश्व दिवस मनाया गया है वो बनाया गया है 6 जनवरी को, याद रहे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अनाथों के लिए विश्व दिवस, युद्ध अनाथों के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, 6 जनवरी। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। और 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस की घोषणा की गई थी। और यह दिवस युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, कुछ जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जानते हैं। पहला दिवस है 1 जनवरी को जो मनाया जाता है वो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी की बात करें तो सावित्री बाई फुले की जयंती मनाया जाता है। मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया है कि सावित्री बाई फुले का जो जन्मदिन है कब मनाया जाता है, तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का दिवस अभी मैंने बताया। 8 जनवरी की बात करें तो
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है इस दिन। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट दिवस जानते हैं। 11 जनवरी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की इस दिन पुण्यतिथि मनाई जाती है 11 जनवरी को। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करें तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इसी दिन नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। तो याद रखना 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी मनाई जाती है। और 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस इस दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसी दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। जनवरी का हम रिवीजन कराएंगे, फरवरी माह में फरवरी के जो है दिवस रिवीजन करवाएंगे। तो जनवरी माह जब तक है सारे दिवस रट जाने चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सुंदरवन शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सुंदरवन जो शहद है ये पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। तो याद रखना पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद को और इसके साथ साथ जो है जलपाईगुड़ी को और जिले का जो जलपाईगुड़ी के जो जिले का है नुनिया चावल, ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। टंगाई को भी जीआई टैग दिया है, गोरादा, ठीक है, गोराद जिसे बोलते हैं। और कोड़ियाल साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है जो भी कि हिमाचल प्रदेश का है। सुंदरवन जो शहद है वो मौली समुदाय द्वारा सुंदरवन जंगल में एकत्र किया जाता है। ये समुदाय जो है ये कौन सा समुदाय? मौली समुदाय। तो सुंदरवन जो शहद है ये जंगल में मनाया जाता है। काला नुनिया चावल ये बहुत ही लोकप्रिय है वहाँ का चावल, ठीक है। इसे देसी किस्म के चावल की खेती जलपाईगुड़ी जिले में की जाती है। इस खेती को ये काला नुनिया चावल ये बहुत ही लोकप्रिय है वहाँ का चावल। तो ये जलपाईगुड़ी जिले में इसकी खेती की जाती है। और ये जो कोड़िया साड़ी का उत्पादन है ये मुर्शिदाबाद जिले के मिर्जापुर में होता है। तो याद रहे ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिए फैक्ट थे, तो याद रखना। आइए बात करते हैं प्रमुख जीआई टैग के बारे में। आपसे पूछे सी बख्तार्न कहाँ का जीआई टैग है? तो ये लद्दाख का जीआई टैग है। केसर को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मणिपुर काला चावल ये मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। कोडाईकनाल मल्लाई पंडू ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। और गुलबर्गा तुअर दाल ये कर्नाटक का जीआई टैग है। तो याद रखना आपकी परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण ये जीआई टैग है। संभल हार्न क्राफ्ट ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। आराम से सभी लोग 1-2 बार, छोटी सी वीडियो रहेगी 25-30 मिनट की वीडियो रहती है, तो आराम से शाम सुबह 1-2 बार देख लेने से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा कर ये कोशिश करिए इसको 2 बार देखकर आप इसको याद कर लें, ठीक है। 2 बार देखने से आपको कंफर्म हो जाएगा, आपका ऑप्शन मिलेगा तो आप कर लेंगे। तो याद रहे, ठीक है। कालपी हस्त निर्मित कागज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश अभी यूपी का पेपर आ रहा है तो याद रखना, हो सकता है इससे पूछ ले। बनारस का पान भी पूछ सकता है, ये भी उत्तर प्रदेश का। बनारस का लंगड़ा आम ये भी उत्तर प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है इसे। लाल मिर्च चावल ये बिहार का जीआई टैग इसे प्राप्त हुआ है। तो ये सारे जीआई टैग एक बार रिविजन जरूर कर लेना सभी मेरे मित्र भाई बहन लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण अभी हाल ही में किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जो है अनावरण किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने देश की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ मिलकर इस स्कीम को लागू किया है। तो याद रहे, और इस जो स्कीम के तहत देश के सभी प्रकार के जो आपदाओं से पहले चेतावनी इसमें दी जाएगी। और ये योजना जो है
2026 तक चलने वाली योजना है और इस योजना की जो लागत है वो है 4797 करोड़ इस योजना की लागत है। तो याद रखना 4797 करोड़ इस योजना की लागत है और 2026 तक योजना चलने वाली। आइए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और कब योजनाएं शुरू की गई हैं इनके बारे में जानते हैं। आपसे पूछे जनधन योजना, ये चालू की गई है, 2014 में शुरू की गई है। स्किल इंडिया मिशन, ये 2014 में योजना शुरू की गई। मेक इन इंडिया 2014 की योजना है। नमामि गंगे योजना, ये भी 2014 की योजना है। तो ये जो है 2014 की योजना है। आपसे पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 2015 में शुरू की गई है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 2015 में शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत 2015 से होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 2016 से इसकी शुरुआत होती है। उड़ान परियोजना, ये 2017 से इसकी शुरुआत होती है। खेलो इंडिया स्कूल गेम, ये 2018 से इसकी शुरुआत होती है। खेलो इंडिया 2018 से इसकी शुरुआत होती है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 से होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत 2019 से होती है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 2020 से होती है। पीएम मित्रा योजना, इसकी शुरुआत 2021 से होती है। तो याद रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है। याद रहे महाराष्ट्र की है पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई है, तो उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई हैं, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो याद रहे रश्मि शुक्ला जो है वो 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं और महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला पुलिस अधिकारी होंगी महाराष्ट्र की। तो याद रहे। आइए बात करते हैं, ये जो हैं ये पूर्व DGP जो थे रजनीश सेठ, इनके स्थान पर इन्हें रश्मि शुक्ला को इस पद पर नियुक्त किया गया है। और जो रश्मि शुक्ला है ये DGP बनने से पहले सशस्त्र बल, जो सशस्त्र सीमा बल जिसे बोले SSB, इसके महानिदेशक थी और इन्होंने फरवरी 2021 में CRPF का जो है डायरेक्टर जनरल के रूप में भी काम किया है। CRPF के पद पर जो डायरेक्टर जनरल के पद पर ये रश्मि शुक्ला ने काम किया है। तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिलाएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या काम किया है, कौन प्रथम महिलाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। आपसे पूछें मनीषा पाड़ी का नाम सुने होंगे। मनीषा पाड़ी भारत की पहली सहायक हैं, ठीक है, D कैप सहायक हैं मनीषा पाड़ी। और दिशा नाइक का नाम सुना होगा। दिशा नाइक जो हैं वो देश की पहली महिला एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। और शांति श्री धूलीपड़ी का नाम सभी लोगों ने सुना, ये जो है JNU की पहली महिला कुलपति है। तो याद रखना। पूजा देवी का नाम भी सुना है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं पूजा देवी। भावना कांत, ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं, जो भावना कांत हैं। इंपॉर्टेंट भावना कांत याद रखना, ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनने वाली है भावना कांत। और आपसे पूछे M वीरालक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। और शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। और ज्योति शर्मा की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। शिवांगी जोशी का नाम आया है, तो ये नौसेना की पहली महिला पायलट हैं नौसेना की। तो ये भारत की कुछ प्रथम महिलाएं थी, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में याद कुछ करंट अफेयर। जैसे मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वहाँ पे स्थापित की गई है। कहाँ पे? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना, यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी लेक गर्ल योजना भी शुरू की है। और मुंबई में युद्धपोत जो है मुंबई में युद्धपोत INS
जो महेंद्रगिरी है उसका भी जलावतरण किया गया है मुंबई में। तो याद रखना, ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है महाराष्ट्र से। आपसे मुझे सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र के जो अलीबाग है उसको जीआई टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन भी स्थापित किया गया है। तो महाराष्ट्र के स्कूलों में ये स्थापित किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को अपना राजगीत भी घोषित किया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, जय जय जो माझा है इसको महाराष्ट्र सरकार ने अपना राजगीत भी घोषित किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो याद रखें, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण NALSA, ठीक है, इसका जो कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है वो बनाया गया है संजीव खन्ना को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, याद रहें। और संजीव खन्ना जो हैं ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के रूप में कार्यकारी अधिकारी के रूप में जस्टिस खन्ना को जो है द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। और इन्होंने जस्टिस जो SK कौल का स्थान लेंगे ये। और ये जो हैं ये जो है सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज के रूप में नियुक्त करने के परंपरागत इन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के बारे में। ये जो राष्ट्रीय सेवा कानून प्राधिकरण है इसका गठन समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। और ये कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आया है। और इसका उद्देश्य है विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना। और ये जो योजना है इसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो याद रहे, इस योजना का जो नेतृत्व करता है वो राष्ट्रीय कानून सेवा का प्राधिकरण का जो नेतृत्व करता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो याद रहे। आइए बात करते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और उनके सचिव के बारे में। आपसे पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं इसके अध्यक्ष। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो ये सुमन कुमार बेरी हैं नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष। और CEO की बात करें नीति आयोग के तो वह है BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो बनी है वो रेखा शर्मा को बनाया गया है। OBC आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो हंसराज गंगाराम आहिर को बनाया गया है, याद रहे। और कर्मचारी चयन आयोग जो है SSC के अध्यक्ष जो हैं वो हैं S किशोर, याद रहे। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो अशोक कुमार माथुर हैं। तो याद रखना, 7वें जो वेतन आयोग है इसके जो अध्यक्ष हैं वो जो अशोक कुमार माथुर हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद रखेंगे, प्रमुख जो आयोग के अध्यक्ष और सचिव। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत नेपाल संयुक्त आयोग, ठीक है, इसकी 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो 7वीं बैठक आयोजित की गई है वो काठमांडू में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर है, काठमांडू इसका राइट आंसर है, याद रहे। ठीक है, विदेशी जो मंत्री हैं जयशंकर हैं ये नेपाल पहुँचे और वहाँ पर जो है 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की। और भारत नेपाल के बीच जो 4 महत्वपूर्ण इसमें समझौते हुए हैं वो समझौते हुए सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वयन करना और दीर्घकालीन विद्युत पावर जो 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली पर का आयात करना, इस पर बात हुई है। और नवीनीकरण ऊर्जा विकास में सहयोग करने पर भी बात हुई है और मुनल सैटेलाइट फिर भी बात हुई। तो 4 महत्वपूर्ण बातों पर समझौता हुआ है, तो याद रहे। आइए बात करते हैं, नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू,
सभी को पता होगा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडोल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है नेपाल की वो है रुपया। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भी नेपाल से लगती है। तो कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है एक बार याद कर लेंगे। उत्तराखंड की सीमा लगती है नेपाल से, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, इनकी सीमा जो है नेपाल से रखती है। और नेपाल से रखती है काठमांडू, सार्क का मुख्यालय है इसका, तो याद रखें काठमांडू जो है वो सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय आपसे पूछे तो कहाँ पे है, काठमांडू में है। तो सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है, सूर्य किरण अभ्यास याद रखना। और सेम जो सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला जो दक्षिण एशियाई देश बना है, ठीक, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो बना है वो नेपाल बना है, याद रहे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ से, तो याद रखना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा। बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो इसका जो शुभारंभ हुआ है वो दीव में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो बीच गेम्स 2024 है, इसका शुभारंभ जो दीव में किया गया है। ये जो है ये प्रथम जो है बीच गेम 2024 का शुभारंभ दीव के घोंघला समुद्र तट पर किया गया है। और जो ये बीच गेम है 2024 का आयोजन हुआ है, ये 4 से 11 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन चलने वाला है। याद रहे कब तक चलेगा, 4 से 11 जनवरी तक चलेगा। और इसमें कुल जो है 8 खेलों का आयोजन किया गया है। 8 खेल जो कौन कौन है, बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, कबड्डी और रस्सी कसी, समुद्र तैराकी, ठीक है, मलखम्ब आदि खेलों को आयोजित किया गया है यहाँ पर। और इसमें जो है 1200 से अधिक प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। तो याद रहे 1200 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एक बार रिवीजन कर लेना। आगामी खेल ये एक अति महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को बता रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है ये आपकी परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाएं जो भी है यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही आने वाला है। आपसे पूछे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा, याद रखना। 2028 वाला होगा वो लॉस एंजिल यूएसए में होगा। और 2032 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो ब्रिस्बेन होगा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना। आइए बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल की। तो शीतकालीन जो ओलंपिक खेल है इसका जो आयोजन 2026 में किया जाएगा। कहाँ पर, जो मिलान और कार्टिना ये इटली में है, यहाँ पर इसका आयोजित किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक की बात करते हैं, इसका जो आयोजन है वो 2026 में डाकार जो सेनेगल में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 में होगा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, तो 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे, डकार सेनेगल में, तो याद रहे। आइए बात करते हैं एशियाई खेल के बारे में, ठीक है। एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 2026 में किया जाएगा आइची नगोया में, ये जापान में स्थान है। यहाँ पर 2026 का एशियाई खेल आयोजित किया जाएगा। और 2030 का जो एशियाई खेल होगा वो दोहा कतर में होगा। और 2034 का जो एशियाई खेल होने वाला है वो सऊदी अरब रियाद में होने वाला है। तो सभी इंपॉर्टेंट एशियाई खेल ये हैं, जो भी ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन है, सभी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये जो है 2026 का कनाडा में होने वाला है, मैक्सिको, यूएसए, यहाँ पे 3 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ये होस्ट करने वाले हैं। और क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 2027 में होगा, ये दक्षिण अफ्रीका के और नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। और T20 क्रिकेट की बात करें विश्व कप, T20 क्रिकेट विश्व कप की बात करें यहाँ पे, तो ये जो होगा 2024 में ये होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो याद रखना 2024 में होगा T20 क्रिकेट विश्व कप। कहाँ पे, 2024 में इसी साल, कहाँ, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो सभी दोस्तों सभी पॉइंट
सभी पॉइंट जो है नोट डाउन करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों कल के प्रश्न का रिवीजन करते हैं। कल के प्रश्न का मेरा पहला प्रश्न था आपसे, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई थी। और आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना? तो इस संयुक्त अरब अमीरात का बना था। और क्रिकेट के 147 वर्ष के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? तो दिनेश के त्रिपाठी को बनाया गया। और नेक्स्ट था, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया? तो ये असम राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड मिला है 2023 में? तो बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में, इसे दिया गया है। भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा? तो फाल्कन 9 से ये उपग्रह लॉन्च करेगा। किस झील में वार्षिक पक्षी गणना हुई है? तो ये चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, यहाँ पर वार्षिक पक्षी जनगणना आयोजित की गई। हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे एसटी का दर्जा दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने ड्रोन मिशन शुरू किया है। तो ये था दोस्तों कल की क्लास का रिवीजन। आइए स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं रोज की तरह। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1988 में की गई। और भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधिकारिक बजट तकनीकी को अपनाया गया था? ये आंध्र प्रदेश में। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो चीनियों की मिल सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इको मार्क किसी उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पादन, तो इसका आंसर है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो उसका 1/6 भाग है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो याद रखना, ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन, अति ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं कल के प्रश्न का। पूछा गया था आपसे कल का प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन था? तो वो जो है म्यांमार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार बना दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश, म्यांमार इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अच्छा जीवन स्तर है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर देंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें मेरे दोस्तों। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर बताएं, फीडबैक अपना दें कि वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके बीच ला सकूं। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे दोस्तों को।